हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल। तो आपके विजय अवस्थी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 9 से चैप्टर नंबर 5 है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, या किसी में ये आपको चैप्टर जो है सेल के नाम से यानी कोशिका नाम से भी दिया हुआ होगा। ठीक है, ये बेसिकली जी क्या है, राइटर टू राइटर जो है चैप्टर के नाम पर डिपेंड करेगा, बट या ये दूसरी अदर बुक में जो है चैप्टर नंबर 5 पे सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से भी दिया जा सकता है, या द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोनों का मतलब क्या है, यानी कि हम चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल मतलब कोशिका। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं इस चैप्टर में। तो कोशिका होती क्या है, शरीर की जो आपकी बॉडी जो होती है या किसी भी चीज की, ये बिल्कुल एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। एग्जांपल आप समझ लीजिए, अगर आप कोई एक मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी एक मकान बनाते हैं, तो आप बताइए जो वो मकान बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। जो पूरा मकान होगा वो किससे मिलकर बनेगा, छोटे छोटे कमरों से। जो भी आप उसमें अलग अलग कमरे बनाएंगे उन कमरों से मिलकर बनेगा। और वो कमरे किससे बनेंगे, एक एक ब्रिक को या कंक्रीट का जो भी आप स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उस छोटे छोटे पार्टों से मिलने के बाद में क्या बनेगा, रूम्स बनेंगे। और रूम्स जब बनेंगे, रूम से क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा जो है मकान बन के तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, सेल होता है, छोटे छोटे सेल से बन के क्या होता है, टिश्यू बनते हैं। और टिश्यू का जब एक पूरा सिस्टम बन के तैयार हो जाता है तो एक और ऑर्गेनिज्म बनता है, और उससे क्या होता है, होल बॉडी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो अब कुछ मैंने आपको बेसिक बता दिया, अब आगे चलते हैं चैप्टर में। सेल आपसे क्या कह रहा है, बाकी का आपके सामने आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। यहां क्या बताया गया है, सेल इट इज अ यूनिट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो कोशिका होती है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है किसी भी चीज में। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि ये ह्यूमन में ही होती है, ठीक है ना, प्लांट्स में भी होती हैं। तो बायोलॉजिकल जो भी एक्टिविटी होती है तो उसकी यूनिट होती है सबसे छोटी इकाई, यानी जिसकी वजह से जो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, सेल्स की वजह से होते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों को मैं इसमें बताता हूं। द ऑर्गेनिज्म विद ओनली वन सेल, यानी जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, वन सेल से बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशीय जंतु या एक कोशीय जीव जंतु होते हैं जो क्या होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं। और जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, द ऑर्गेनिज्म हैविंग मेनी सेल्स इन देयर बॉडी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीव जंतु एक या एक से अधिक यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे कुछ मैं फिर से आपको पीछे से कुछ मैं बता देता हूं एक बार दोबारा से। सेल इज द यूनिट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इट इज delimited by the semi-permeable membrane and the capable of the self-reproduction in the medium free of the other living system। यानी कि एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी की मैं आपको बता दिया कि एक सबसे छोटी यूनिट होती है, और सेमी पेमरेबल मेम्ब्रेन जो होती है उससे अपने आप में क्या होती है, एक ढकी हुई होती है, एक वॉल के रूप में वो उसे प्रोटेक्ट करती है, और अपने आप में रिप्रोडक्शन करने के लिए भी फ्री होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कुछ आगे क्या दिया हुआ है आपको। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मेन अगर आप इसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, तो वो आप ये लिख सकते हैं, सेल यानी कोशिका इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आप लिखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सेल, या सेल के डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन लिखिए। तो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ऑल द वाइटल एक्टिविटी लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सलेशन, मूवमेंट, इनहेरेशन एंड द रिप्रोडक्शन आर द परफॉर्म बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यानी कि सभी जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक आप ग्रोथ होती है, चाहे वो किसी जीव जंतु में हो चाहे प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है। अब देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है, ठीक है ना, और किसमें, ह्यूमन के अंदर भी होता है, एनिमल में भी होता है। न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है फॉर ग्रोथ वो एनिमल्स को भी होती है और प्लांट्स को भी होती है। तो ये सारी एक्टिविटी दोनों ही जगह होती हैं, और किसकी वजह से होती हैं, ये सब किसके लिए होंगी, प्रोटोप्लाज्म में होती हैं, सेल के अंदर।
सेल में जो प्रोटोप्लाज्म पार्ट होता है, ठीक है। सराउंडेड बाय द इनफाइनाइट मेम्ब्रेन ऑफ एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से ये कवर्ड रहता है प्लाज्मा, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। द प्लांट सेल हैज एन एक्स्ट्रा इन्वलॉप कॉल्ड द सेल वॉल। तो देखिए प्लांट सेल, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें समझ लीजिएगा। प्लांट सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा बाउंड्री या एनवलप टाइप होता है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ध्यान रखना, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक जो था ये मैंने आपको इसके अंदर बताया। अब देखते हैं आगे। अब मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, सेल्स जो होंगे, सेल से मिलके क्या होता है? टिश्यूज बनते हैं। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज से बनने के बाद, मिलने के बाद में क्या होता है? ऑर्गन बनते हैं। यानी कोशिका, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू यानी ऊतक। मैं आपको हिंदी में लिखवाता हूं, इसे क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं यानी टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बनाती हैं? ऑर्गन यानी अंग। और बहुत सारे अंग यानी आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे पार्ट होते हैं, यानी आंखें हैं, आपकी नाक है, फेस है, हैंड है, ठीक है, स्टमक है, तो ये सारे पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। यानी ये एक आपकी फुल बॉडी बना देती हैं, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम बनता है किसी का भी ऑर्गन, जैसे आंखों का बन गया, सांस वगैरह लेने के लिए आपका रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया। तो सारे पार्ट बनने के बाद में एक सिस्टम बनाया। और जब ये सारे सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन भी होगा आपके अंदर, लोकोमोशन भी हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, तो ये सब चीजें जो एक्टिविटी होती हैं तो वो सब मिलकर क्या बनाती हैं? ऑर्गेनिज्म को। यानी ऑर्गेनिज्म एक पूरा बन के तैयार हो जाता है। पाचन तंत्र भी होता है मनुष्य के अंदर, अगर हम मनुष्य या किसी भी जानवर के अंदर लें, ठीक है ना। स्वतंत्र तंत्र भी होता है। जब सारे तंत्र अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो वो किसके अंदर करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपको बताया था कि सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? सेल होगी। सेल से बिल्ड होते होते एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। सेल आर द ऑर्गेनाइज इनटू द टिश्यू एंड द टिश्यू इनटू द ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, कंप्लीट है। आगे देख लेते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक आपसे पूछा जाता है। बेसिक में क्या पूछ लिया जाता है? बेसिक में पूछा जाता है सेल के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीजें इसमें पूछ ली जाती हैं। तो वो कैसे पूछ जाती हैं? डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी किसने दी थी और उसके बारे में कुछ आपको बेसिक सा पूछ लिया जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है? हु डिस्कवर द सेल। तो ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। इन 1665 उसमें उन्होंने क्या करा था? एक कॉर्क के अंदर उन्होंने सेल की खोज की थी, ठीक है ना। इन 1665 रॉबर्ट हुक्स एग्जामिन्ड ए थिन स्लाइस ऑफ ए कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द ब्रिक इन ऑफ ए ट्रीज। तो उन्होंने एक पेड़ की छाल में से जो थी सबसे पहले एक कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था? ऑल परफॉर्म्ड एंड द प्राउज मच लाइक द हनी कॉम। उन्होंने क्या बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल लगभग क्या होता है? जैसे हनी कॉम। हनी कॉम से मतलब आप समझते हैं? मधुमक्खी का छत्ता। अभी मैं आगे आपको डायग्राम में बताऊंगा मधुमक्खी का छत्ता उन्होंने क्यों बताया था। मधुमक्खी का छत्ता इसलिए बताया था, देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं कि हनी कॉम उसे क्यों बोला गया था। कि देखिए आगे, अब आप इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ऐसे ही इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम्ब के अंदर। छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक्स से, छोटी छोटी टिश्यूज से मिलके क्या होता है? एक ऑर्गन बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला था? एक हनीकॉम्ब की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे सेल के चैप्टर के अंदर मैं आपको डायग्राम से रिलेटेड मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को भी देख रहे हैं। अब देखिए, अब सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल थ्योरी में क्या बताया था? सेल थ्योरी, क्योंकि हेडिंग क्या है? सेल थ्योरी। सेल के बारे में क्या उन्होंने थ्योरी क्या दी थी रॉबर्ट हुक ने? ऑल लिविंग बीइंग्स आर द कंपोज्ड ऑफ ए सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ऑल सेल आर बेसिकली ए लाइक ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यानी सभी सेल्सों के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम होती है, यानी लगभग सेम होती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी सेम होती हैं। यानी सभी सेल्स को परफॉर्म करने के लिए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो
सेम ही यूज करी जाती हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम किसी भी जीव जंतु की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल सेम रहेंगी, उसके अंदर सारे परफॉर्मेंस होंगी, यानी क्या होगा, वो खाना भी खाएगा तो उसके अंदर डाइजेस्ट भी होगा। अब अगर हम यही चीज़ प्लांट के अंदर लें तो प्लांट को भी फूड की परफॉर्म करने के लिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए क्या होती है, फूड की जरूरत होती है। सेम इसी तरीके से ह्यूमन या किसी भी जानवर को भी क्या होती है, फूड की जरूरत होती है। सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन दोनों में ही होता है, रेस्पिरेशन होता है ना, एनिमल को भी चाहिए होता है और प्लांट्स को भी चाहिए होता है। तो ठीक है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी लगभग सेम होती है और जो केमिकल कंपोजिशन भी क्या होती है, सेम होती है। अब आगे देखते हैं, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल इज द आउटकम ऑफ टू फंक्शन ऑफ सेल यूनिट। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल ऑफ आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ ए सेल, यानी कि कोई भी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी पूरा कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो फंक्शन कब करेगा, बिल्कुल जैसे कि सेल्स जो परफॉर्म करते हैं उसके द्वारा, जैसा कि एक सेल परफॉर्म करेगा सारे सेल सिस्टम से बनने के बाद में क्या होगा, ऑल ऑर्गेनिज्म जो होगा उसी की तरह ही परफॉर्म करता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम ए प्री एक्सिस्ट सेल। ठीक है, ऑल जो सेल्स होंगी वो भी क्या होंगे, अदर सेल्स की तरह ही उनकी जो होगी एक्टिविटीज और फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये पढ़ लिया, सेल्स की बेसिक थ्योरी होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, हु डिस्कवर्ड द सेल, तो वो कौन हो गया, रॉबर्ट हॉक। ठीक है, अगर आपसे टाइमिंग पूछ ले तो 1665। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए सेल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स को देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल्स कितने प्रकार के हैं, देखिए जो बेसिकली क्या है यहां पर, सॉरी, टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि पहला कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक, और सेकंड क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ लेते हैं। देयर आर ए प्राइमेटिव, दे हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आर एब्सेंट, और जो अदर जो बाउंड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक में, यानी देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका मैं आपको बताता हूं और क्या कह सकते हैं हम, ऐसी कोशिकाएं जिनमें संगठित केंद्र का अभाव होता है, इनके अंदर क्या होता है, संगठित केंद्र जो होता है वो नहीं होता। ठीक है ना, और केंद्र के पदार्थ यानी कौन से होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, और क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म जो होता है क्या आता है, तो यानी कि केंद्रीय जो पदार्थ होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक प्रोटीन जो होते हैं कोश का द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के क्या होते हैं, संपर्क में रहते हैं। वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक दूसरे के, साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होगा, आपका न्यूक्लियोप्रोटीन के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, उससे अलग नहीं जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए और क्या होगा, न्यूक्लियर इज द प्राइमेटिव विदाउट न्यूक्लियर, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिना रहता है। ठीक है ना, एंड द डीएनए रिमेनिंग डिफ्यूज्ड इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेल, यानी डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक का हमने कुछ पढ़ लिया, और यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म बीच में होगा, और आपके गोल्गी बॉडी वगैरह ये सब होंगी, कैप्सूल्स होंगे, और सेल वॉल होती है। आउटर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, बेसिक था, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, तो देखिए यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड द न्यूक्लियर विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें संगठित केंद्र और पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि जो सेल्स के पार्ट होते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी फुली डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है ना, क्रोमेटिन रेटिकुलम भी होता है। सारे जो कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं, ऑल पार्ट्स जो होते हैं वो फुली फंक्शनल होते हैं और फुली डेवलप होते हैं। ठीक है,
अच्छा, बाउंड सेल वॉल, सेल बाउंड, सारी चीजें होती हैं। डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। जो डीएनए होता है उसका क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का होता है, और उसमें 80S टाइप का क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यूकैरियोटिक में क्या होता है, राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं, और वहीं जो प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कहां कहां पाए जाते हैं, ये आपकी फंगी, एनिमल सेल, प्लांट सेल, इन सब में कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल होती हैं। अब एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें जो कोशिकांग जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें केंद्रकीय पदार्थ यानी कोशिकांग द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते, ठीक है, और उसमें क्या रहते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर वो सीधे संपर्क में रहते हैं। क्यों, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो फुली डेवलप नहीं होती। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन मिलती है, और वो किस टाइप की होती है, आपकी 70S टाइप की होती है, और प्रोकैरियोटिक में इसमें होती है 80S टाइप की, और जो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप की होती है। ठीक है, तो अभी आपने यूकैरियोटिक सेल पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक हमने पहले आपको पढ़ा दिया था। अब क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से भी पूछ लेता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, अब जरा डिफरेंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे अगर सिर्फ डिफरेंस पूछता है तो हम सिर्फ डिफरेंस को इस तरीके से दिखा सकते हैं, वरना पैराग्राफ करके एक बार हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा बता देंगे, और फिर प्रोकैरियोटिक जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था वैसे भी पूरा पढ़ के बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक ही टेबल के अंदर उसके डिफरेंस को एक बार फिर से बता देता हूं। डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए एक एक टॉपिक को लेकर दोनों का कंपेयर करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जनरली यूनिसेलुलर, यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं, यानी एक कोशीय होती हैं अधिकतर। ठीक है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये दोनों प्रकार की होती हैं, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होंगी वो एक कोशीय जीव जंतुओं में भी पाई जाएंगी और मल्टीसेलुलर में भी पाई जाएंगी। सेकंड डिफरेंस में क्या आ जाएगा, प्रोटीन किस टाइप का होता है, तो इसमें क्या होता है, स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के, और आपको यूकैरियोटिक में बताया था लार्ज राइबोसोम्स होंगे और 18S टाइप के होंगे और हिस्टोप्रोटीन से बने हुए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन में साइज की। तो साइज क्या होता है, तो यूकैरियोटिक का साइज क्या होता है, जनरली स्मॉलर साइज के होते हैं 1 to 10 mm, यानी इनकी जो साइज होता है 1 to 10 mm का होता है। और वहीं यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक से थोड़े बड़े होते हैं, जनरली लार्ज होते हैं, और इनका साइज 5 mm to 100 mm तक होता है। ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक में क्या था 1 to 10 mm, और यहां पर क्या हो जाएगा 5 to 100 mm तक इसका साइज होता है। न्यूक्लियर क्या होता है, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि फुली डेवलप होती है ये। ठीक है ना, अब देखिए मेम्ब्रेन एंड बाउंड सेल ऑर्गेनेस क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो प्रोकैरियोटिक होती है वो फुली डेवलप्ड सेल नहीं होती है, और जो यूकैरियोटिक में होता है सारे ऑल जो उसके पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म फुल्ली डेवलप होते हैं। तो सारी चीजें जो आपको बताई थी वो पूरी तरीके से वर्क करती हैं और फुली डेवलप होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आपको अगर डिफरेंस बताना हो तो आप इस तरीके से चार्ट से बना देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में अगर आप एक एक करके आप डिफरेंस बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस तरीके से इनके डिफरेंसों को बता सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको जो प्रोकैरियोटिक है उसे आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट लेके आऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में।